जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। जी हां, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा हर 2 महीने के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को पेश करता है, जिससे वो मार्केट में मनी सप्लाई के और क्रेडिट अवेलेबिलिटी के और इन्फ्लेशन रेट्स के रेगुलेशन को कर सके, उनको नियमित कर सके और किसी भी तरह से मार्केट को दोस्तों वो बदलने ना दे, यानी वहां पे स्टेबिलिटी बना के रखे। इस बात को करने के लिए आरबीआई हमेशा हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आता है, तो उसी मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने ये मॉनेटरी पॉलिसी दी है अगस्त के महीने में, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इसको दोस्तों पब्लिश किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है ये मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी केवल एक वो पॉलिसी है जिसके माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को और इन्फ्लेशन रेट को रेगुलेट करने कार्य करता है। यह जरूरी दोस्तों इसलिए है क्योंकि अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया गया, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल नहीं किया गया, तो मार्केट में दोस्तों महंगाई बढ़ सकती है और डाउनफॉल भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा पड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पैसे से दोस्तों मार्केट में खूब सारी खरीदारी करना चाहूंगा। और दोस्तों जब मैं मार्केट में खरीदारी करूंगा, डिमांड करूंगा, तो क्या होगा, उन चीजों के दाम दोस्तों बढ़ेंगे। इसका मतलब आरबीआई ये कंट्रोल करता है कि किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा मॉनेटरी भी मार्केट में नहीं बढ़नी चाहिए और मॉनेटरी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास बिल्कुल पैसा खत्म हो गया तो मैं कुछ मार्केट में डिमांड ही नहीं कर पाऊंगा और इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए आरबीआई चाहता है कि पूरे मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी यानी उधार की जो उपलब्धता है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे, बिल्कुल बैलेंस रहे, ना ज्यादा उधार बढ़ जाए और ना ही उधार लेने में कोई मुश्किल हो। ऐसा आरबीआई प्रयास करता है। तो इसी प्रयास को दोस्तों हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, जिसको दोस्तों हर 2 महीने के बाद आरबीआई इशू करता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के लिए दोस्तों आरबीआई विभिन्न प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करता है, जो कि होते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, बहुत सारे रेट्स होते हैं जिनका प्रयोग दोस्तों यहां पर आरबीआई करता है। दोस्तों यहीं पे बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करती है। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो दोस्तों आरबीआई के अंदर ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैब्लिश किया गया है जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को देती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दोस्तों कुल मिला के 6 मेंबर यहां पर होते हैं, जिसमें एक हमारे जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में से एक होते हैं, और तीसरे दोस्तों आरबीआई के एग्जीक्यूटिव गवर्नर में से कोई एक होते हैं। बाकी तीनों जो होते हैं दोस्तों ये गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड इकोनॉमिस्ट होते हैं, यानी गवर्नमेंट 3 इकोनॉमिस्ट को नॉमिनेट करती है जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बनते हैं, और यही 6 लोग दोस्तों अगले 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के सारे नियम कायदों को बनाते हैं ताकि मॉनेटरी को कंट्रोल किया सके, उन्हें रेगुलेट दोस्तों यहां पर किया जा सके। दोस्तों प्रेजेंट की बात करें तो अभी हाल ही में ये 6 मेंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, यही 6 मेंबर हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर हैं। क्रम से इनके फोटो लगे हैं। शशांक भिड़े जी हैं, ये असीमा गोयल जी हैं, उसके बाद जयंत आर वर्मा जी हैं, इसके बाद हमारे मृदुल के सागर हैं, इसके बाद माइकल डी पात्रा है हमारे ये, और लास्ट में है शक्तिकांत दास। यही 6 लोग दोस्तों इस समय हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है। दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद है क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बना के रखना, मनी सप्लाई के फ्लो पर को रेगुलेट करना, और तीसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना। ये 3 ही दोस्तों यहां पर इसके मेन मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये 3 मुख्य उद्देश्यों के दोस्तों रीजन है क्योंकि ये 3 चीजें अगर सही रहेंगी, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी सही रहेगी, तो दोस्तों मार्केट की जो साइकिल है, बिजनेस की जो साइकिल है, उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। यानी अगर उधार लोगों को मिलता रहेगा या उधार सही दिशा में सही वजह से मिलता रहेगा, तो बिजनेस साइकिल जो है दोस्तों उस पर कोई भी प्रभाव यहां पर नहीं पड़ेगा। साथ में दोस्तों प्रोवाइड रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में कंट्रोल रहेगा, महंगाई मार्केट में कंट्रोल रहेगी, तो किसी भी प्रकार से प्राइस में उतार चढ़ाव नहीं होगा और एक प्राइस स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों प्रोवाइड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आरबीआई दोस्तों एक काम और भी करता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात का भी ध्यान रखती है कि कौन से सेक्टर इकोनॉमी के डाउन जा रहे हैं और कौन से सेक्टर बहुत डाउन जा रहे हैं। ऐसे सेक्टर्स में आरबीआई मॉनेटरी को बढ़ा देता है, यानी मनी सप्लाई के फ्लो को बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि उन सेक्टर्स में मनी का फ्लो बढ़े और वहां भी डेवलपमेंट हो, वहां भी ग्रोथ हो जाए। तो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ भी दोस्तों देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों करेंसी एक्सचेंज जो रेट स्टेबिलिटी है वो भी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से यहां पर देखने को दोस्तों मिल जाती है।
बात करें दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट की, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आरबीआई पे करता है, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है दोस्तों। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को, मनी फ्लो को, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को, इन सबको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है इन सभी टूल्स के माध्यम से। दोस्तों इन टूल्स को अगर समझना है तो एक इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं, तो आपको टूल्स और भी अच्छे से यहां पे समझ में आ जाएंगे। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं इनको भी देखिए यहां पर दो भागों में दोस्तों यहां बांट लिया गया है। एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे होते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर बात करें तो यहां पर हमारे रिजर्व रेशियो रहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन रहते हैं और बहुत सारी दोस्तों यहां पर रेट्स भी रहती हैं, जिसमें हमारे रेपो रेट आ जाता है, जिसमें एमएसएफ आ जाता है। दोस्तों ये जो चीज है ना, ये इस वाले में है, ध्यान रखिएगा, ये यहां से जुड़ी हुई है, ये यहां से जुड़ी हुई नहीं है, इसको ध्यान रखें। ये जो शॉर्ट टर्म एलएएफ है, ये सारी चीजें जो है वो रेट से दोस्तों जुड़ी हुई है। ठीक है, ध्यान रखें, ये इधर से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों क्वांटिटेटिव जो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये टूल्स का इस्तेमाल होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और जो क्वालिटेटिव है इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों मनी के यूज को रेगुलेट करने के लिए, यानी मार्केट में जो रुपया है उसका इस्तेमाल किस सेक्टर में कहां पे कैसे होना है, तो उसको कंट्रोल करते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल। और मनी सप्लाई को रेगुलेट करना हो तो हम यूज करते हैं दोस्तों क्वांटिटेटिव टूल। तो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल दोस्तों यहां पे हम करते हैं जिससे हमारी आरबीआई मॉनेटरी को कंट्रोल रखने का प्रयास दोस्तों करती है। दोस्तों यूज देखें अगर मॉनेटरी पॉलिसी के, तो सबसे पहला यूज मैंने आपको बताया, प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी, यानी किसी भी तरीके से जो मनी का सप्लाई का प्रोसेस है उसको दोस्तों रेगुलेट करना है, ताकि मनी सप्लाई को सही ढंग से, सही दिशा में और सही क्षेत्रों में कर सके। और दूसरा दोस्तों एडजस्ट करना, किसे, इन्फ्लेशन रेट्स को एडजस्ट करना, साथ में दोस्तों प्राइस स्टेबिलिटी को बना के रखना। यही मॉनेटरी पॉलिसी के दोस्तों यहां पर दो यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो रिजर्व बैंक को ही पूरी अथॉरिटी, हम सभी को मालूम है, पूरी अथॉरिटी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करे। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके साथ देती है। मैंने आपको बताया कि एमपीसी की बात करें तो एमपीसी में 3 मेंबर होते हैं हमारे आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड। इसका मतलब आरबीआई के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से इस मामले में साथ में रहती है और पूरी तरीके से हमारी इस मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने में अपना योगदान दोस्तों देती है। दोस्तों आगे बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी भी देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक होती है हमारी एक्सपेंशनरी। इसका मतलब एक बार समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा तो दोस्तों क्या होगा, मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों लोगों के पास डिमांड करने के लिए बहुत पैसा बढ़ जाएगा। तो डिमांड भी दोस्तों यहां पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इस वजह से दोस्तों क्या होगा, डिमांड बढ़ने से मार्केट में जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। जब भी दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन आरबीआई के सामने होती है तो आरबीआई ऐसी कंडीशन में यूज करता है टाइट मनी पॉलिसी को, या इसी को हम बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। और दोस्तों टाइट और डियर मनी पॉलिसी को इस्तेमाल करके वो क्या करता है, वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी को मुश्किल कर देता है, यानी मार्केट में महंगा लोन कर देता है, मार्केट में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन दोस्तों जो बढ़ा हुआ होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है। ऐसा प्रयास करता है टाइट और डियर मनी का यूज करके। इसका जस्ट अपोजिट दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट अगर बात करें कि मार्केट में मनी सप्लाई दोस्तों बहुत कम हो जाए, यानी मार्केट में पैसा अवेलेबल ही ना हो, किसी के पास लोन का अवेलेबल ही ना हो, तो क्या होगा, तो इससे मार्केट में दोस्तों डिमांड बहुत घट जाएगा। और डिमांड जब घट जाएगा दोस्तों तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन की जगह दोस्तों डिफ्लेशन हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा। इंडस्ट्री में महंगाई रही नहीं जाएगी, चीजें अपने दाम से कम बिकेंगी तो इंडस्ट्री भी दोस्तों तबाह हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई को बढ़ा देने के लिए आरबीआई इस्तेमाल करता है दोस्तों इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी।
ध्यान रखिए इनके नाम। इजी मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी का इस्तेमाल आरबीआई तब करता है और इसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और दोस्तों इन्फ्लेशन भी यहां पर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की दो प्रकार की ये कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है आरबीआई, जिसके माध्यम से दोनों प्रकार की सिचुएशन से निपटा जाता है। दोस्तों अभी की बात करें, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी क्या चेंज हुआ है, तो अभी जो अगस्त में दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, इसमें कोई भी चेंज दोस्तों नहीं किया है। आरबीआई ने कोई भी चेंज यहां पर नहीं किया है। रेपो रेट को भी 4% पर ही रखा है, रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर ही रखा है। यानी कोई भी चेंज दोस्तों पॉलिसी रेट में नहीं किया गया है। जिनको मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है समझ लीजिए। रेपो रेट वो रेट होता है दोस्तों, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब दोस्तों कि जब भी आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करना होगा तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, यानी कॉमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा। और जब कॉमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो वो आगे भी महंगा लोन देंगे। महंगा लोन मार्केट में बहुत कम जाएगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट करता है आरबीआई। जब महंगाई को घटाना होता है, रेपो रेट को वो कम कर देता है और महंगाई दोस्तों वहां पर बढ़ जाती है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट। रेपो रेट का मतलब था जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई ने लोन दिया था। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होगा जब आरबीआई बोरो करेगा। कॉमर्शियल बैंक से जब आरबीआई बोरो करता है मनी, तो वो दोस्तों रिवर्स रेपो रेट पर किया जाता है। ये आपको यहां पर दोस्तों ध्यान में करना है। इसके साथ साथ बात करें तो बाकी रेट भी दोस्तों कॉमन रखी गई है। पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट 4% पर ही रखी गई है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35 पर ही रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यहां पर 4.25 पर रखा गया है और बैंक रेट को भी दोस्तों 4.25 पर रखा गया है, यानी कोई भी चेंज यहां पर नहीं किया गया है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों तो हमारे पास रिजर्व रेशो होते हैं दो, सीआरआर और एसएलआर। क्या होते हैं एक बात समझ लीजिए। सीआरआर का मतलब होता है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर के यहां पे मतलब होता है दोस्तों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी दोस्तों ये दोनों ही प्रकार की जो चीजें हैं, ये दोनों प्रकार के मनी जो होती है दोस्तों, ये मनी होती है रिजर्व मनी। यानी इस धन को बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। यानी बैंक का 4% धन सीआरआर के रूप में बैंक के पास ही रिजर्व रहता है और बैंकों का ही 18% कुल डिपॉजिट जो होता है वो एसएलआर के रूप में बैंकों के पास डिपॉजिट रहता है। इसको दोस्तों लोन में नहीं दिया जा सकता। यानी बैंक के पास अगर 100 रुपए डिपॉजिट आए हैं तो 100 में से 4 रुपया और 18 रुपया यानी कुल मिला के 22 रुपया बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा डिपॉजिट, और बाकी का केवल 78 रुपया ही दोस्तों बैंक वाले लोन में दे सकते हैं। तो ये दोस्तों सीआरआर और एसएलआर दोस्तों होते हैं जो बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखने पड़ते हैं। अलग अलग इसलिए है क्योंकि फर्क है। ये सीआरआर जो होता है दोस्तों ये तो केवल कैश के रूप में होता है, लेकिन एसएलआर को दोस्तों 3 रूपों में रखा जा सकता है। या तो एसएलआर के रूप में जो धन रिजर्व किया गया है इसको कैश के रूप में रखा जाए, या फिर इतने रुपए से बैंक वाले गोल्ड खरीद के रख लें, और या फिर इतने रुपए को आरबीआई के द्वारा जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो यही दोस्तों 2-3 काम यहां पर करती है आरबीआई के द्वारा ये सारे बैंक, जिसमें सीआरआर और एसएलआर को दोस्तों यहां पे मैनेज किया जाता है। अब बात करें दोस्तों कि किस प्रकार से महंगाई को करेंगे कंट्रोल, तो जब भी महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के दाम को बढ़ा देता है। यानी सीआरआर को बढ़ाकर 4, 5, 6 कर देगा और एसएलआर को बढ़ाकर 18, 20, 25 तक कर देगा। उसकी वजह से बैंक वालों को ज्यादा धन रखना पड़ेगा रिजर्व। इसका मतलब उनके पास लोन देने के लिए कम अमाउंट रह जाएगा और जिसकी वजह से मार्केट में दोस्तों लोन कम जाएगा और महंगाई अपने आप दोस्तों वहां पे कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। एक टर्म दोस्तों और है एनडीटीएल, जिस पर ये मेंटेन किए जाते हैं। ये होती है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी दोस्तों ये नेट डिमांड जो टाइम लायबिलिटी है इसी पर ये 4% और इसी पर 18% की दर से एसएलआर और सीआरआर को इस समय बैंकों को मैनेज करना है, मेंटेन करना होता है। आगे बढ़े दोस्तों तो बेस रेट भी वही रखी गई है 7.40 से 8.80।
MCLR जो है वो भी रखा गया है 6.55 से 7.00 और सेविंग्स डिपॉजिट रेट जो है वो भी वही रखी गई है, उसमें भी कोई चेंज दोस्तों इस बार नहीं किया गया। साथ में दोस्तों बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन भी देखा गया है इस बार की ज्यादा हो गया है, 6.09% तक पहुंच गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो जून 2020 में 5.84 था वो बढ़कर 6.09 हो गया है दोस्तों। तो यहां भी आरबीआई को चिंता करनी है, क्योंकि उर्जित पटेल की जो 2014 में रिकमेंडेड कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि महंगाई दर को +-2 के लिए चलना है। यानी आरबीआई को प्रयास करना है कि अगर महंगाई रेट बढ़े तो 2% से ज्यादा ना बढ़े, और अगर घटे तो 2% से कम ना घटे। ऐसा प्रयास दोस्तों यहां पर उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा 2014 में सजेस्ट किया गया था, उसी को आरबीआई मानता है और इसी चीज का प्रयास दोस्तों वो करता है। आगे बढ़े दोस्तों, तो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में लोन को रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है बैंकों के द्वारा। यानी आरबीआई ने बैंकों को अलाउ कर दिया है कि वो अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी दोबारा से उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ताकि जो भी उनके ऊपर स्ट्रेस है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हो, लार्ज कॉर्पोरेटिव माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो उन्होंने लोन दिया उनके हो, या फिर इंडिविजुअल्स को जो उन्होंने लोन बांट रखे हैं उसके कुछ प्रेशर्स हो, वो वापस नहीं आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा से ग्रो अप करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को रीस्ट्रक्चर के लिए यहां पर दोस्तों अलाउ कर दिया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने यहां पर 10,000 करोड़ रुपए का एक मॉनेटरी लिक्विडिटी फंड भी दिया है, जो कि दो चीजों में, हमारा जो नाबार्ड है, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और दूसरा हमारा जो है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इन दोनों के ही डेवलपमेंट के लिए इन दोनों को ही दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए का एक लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया है, ताकि कोविड-19 के ऐसे काल में दोस्तों यहां से छुटकारा मिल सके और ये दोस्तों दोबारा से ग्रोथ के पथ पर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी वैसे बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, जिसको हम अगली क्लासेस में हम अपने कोर्स में करेंगे, वहां पर इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हाल ही की बात करें तो हाल की न्यूज में केवल इतना था जो मैंने आपको यहां पे बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदा करेगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे वीडियोस और आपको चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहूं। दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहां पे रुकूंगा, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर दिशा पब्लिकेशन के साथ और अपने एग्जाम को क्रैक करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ऊर्जाओं से भरे रहेंगे, आलस्य से दूर रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।